Greetings everyone. My name is Kepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles are discussing today. So the first article is on the issue of collegium system. So यहाँ पर बात करेंगे collegium system है क्या, collegium system से related historical connotations को समझेंगे, उसके judicial judgments को समझेंगे उससे related, as well as जो करंट कॉलेजियम सिस्टम है उसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं, क्या क्या एलिगेशंस है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, that also we'll be seeing in our first article. The second article is on the aspect of India-China boundary dispute. So यहाँ पर देखेंगे इंडिया और चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में, इंडिया और चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट उसके हिस्टोरिकल कोटेशंस के बारे में, एज वेल एज इंडिया और चाइना के काफी सारे डिप्लोमेटिक स्पीयर्स हैं, उन स्पीयर्स में क्या क्या चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग मिटिगेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स है जो कि ऑनगोइंग है, दोज थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. The third one is on a type of fishing known as per-scene fishing. So यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइप का फिशिंग का क्या कंट्रोवर्सी है, क्या डिबेट है इसमें, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या क्या एलिगेशंस है, all those things will be summarizing in our third article. And then the fourth one is on the issue of genetically modified mustard. So यहाँ पर बात करेंगे GM mustard के बारे में, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स के बारे में, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में, इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, एज वेल एज वी टॉकिंग ऑन द मैकेनिज्म कि कैसे कमर्शियल रिलीज किया जाता है किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का. दैट आल्सो विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द फिफ्थ वन इज इन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one, that is on the issue of collegium system. अभी जो collegium system है that has been going on in the mainstream media for quite a long time और इसीलिए इसके significance भी ज़्यादा होने के कारण we have already covered this topic in great details, in minute details in our 17th जनवरी वीडियो, जहां पर वी स्टार्टेड द डिबेट की फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आर्टिकल है जिससे ये डिबेट सोर्स हो रहे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 124. इसका लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज में क्या क्या वर्ड्स हैं जिसमें क्लैरिटी की कमी है, उन वर्ड्स में क्लैरिटी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स क्या क्या केसेस लड़े हैं, उनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, कैसे इन ऑब्जर्वेशन से एक सिस्टम डेवलप आके आया एज द कॉलेजियम सिस्टम, एज वेल एज क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं, फॉर एग्जांपल द 99th अमेंडमेंट, द एनजेसी एंड ऑल सच थिंग्स. सो दीज आर द टॉपिक जिसके बेसिस पर आज का आर्टिकल या ऑनगोइंग डिबेट भी बेस्ड है. सो अंडरस्टैंडिंग दीज टेक्निकल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी perspective, as well as we have already discussed the issues also of the current collegium system. जो current collegium system है उसमें क्या क्या issues हैं, क्या allegations हैं, क्या हो सकते हैं way forward, all those things we have discussed in our 17th January video. So please refer to it so that you have a very good understanding of this topic. With that, now let's move to our next article as in the issue of India-China boundary dispute. अब यहाँ पर जो इंडिया चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट है दैट हैज आल्सो बीन अ वेरी कंटेंशियस टॉपिक एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन इन द मेन स्ट्रीम मीडिया फॉर ए क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. even though India China का अगर बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करें so it has been there for a quite a long time, not in the current history but also for a quite a long time since independence. बट उसकी क्या क्या हिस्टोरिकल प्रोविजंस हैं, कैसे हम लोग मैप कर सकते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव एंड दैट इज व्हाई we have already discussed all these aspects. In fact, I have mapped the India and China boundary dispute starting from its initial ages in our 13 December video, जहां पर I have discussed all the nuances. At the same time, I have also discussed कि क्यों वहां पर वेपन्स हम लोग यूज नहीं करते, ऐसे नॉन लीथल वेपन्स को यूज करते हैं इन एन लीथल मैनर, क्यों, कौन से एग्रीमेंट्स हैं यहाँ पर ऑनगोइंग, एज वेल एज क्या क्या है ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर जो कि जनरली आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं. सो फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग, फॉर दैट क्लैरिटी, this news analysis is very important, so please refer to it so that you have a very good understanding of it. With that, now let's move to our next aspect, that is on the issue of per scene fishing. अब यहाँ पर ये per scene fishing के बारे में समझते हैं. Now even though ये जो per scene fishing है it has been there again for a quite a long time, but इसमें काफी सारे developments हुए हैं. So let's refurbish those informations which I have already taught in 20 December video. So यहाँ पर per scene fishing में क्या होता है, so ये basically एक टाइप का fishing है जिसमें आप ऐसे bigger nets आप यूज करते हैं. So इसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी फिश को कैच करने के लिए आप बड़े बड़े शिप्स में ऐसे बड़े बड़े नेट्स को आप नीचे समुंदर में या आप बड़े बड़े फिश के लेक्स में आप डुबाते हैं.
एंड थ्रू दिस यू कैच द फिशेस। बट जैसे आपको यहाँ पर पता चल रहा है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट इन टाइप के फिशिंग में आप स्पेसिफिकली मैनेज नहीं कर सकते कि आपको कौन सा टाइप का फिश चाहिए और कौन सा टाइप का फिश नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस डायग्राम में इफ यू डोंट वांट द ब्लू कलर्ड फिश, सो यू कैन नॉट अवॉइड सच टाइप ऑफ फिश गेटिंग कॉट इन द नेट। और इसीलिए ही इन टाइप के फिशिंग टेक्निक्स को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक फिशिंग टेक्निक्स। और इसके कारण मान लीजिए कि अगर ये ब्लू कलर के फिशेस एंडेंजर्ड होते या थ्रेटेंड होते, सो यू कैन नॉट स्टॉप दोज थ्रेटनिंग स्पीसीज फ्रॉम गेटिंग किल्ड। और इसीलिए ही इन टाइप के फिशिंग्स को काफी सारे कोस्टल एरियाज में हमने बैन करके रखा है, इंक्लूडिंग इन दी तमिलनाडु। अब इसमें सेंटर का एक अलग टेक है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग टेक है। स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं कि इन टाइप्स के फिशिंग को हमें बैन करना चाहिए एंड हेंस दे हैव हैड एन बैन इन द कोस्टल एरियाज। बट सेंटर का यहाँ पर कहना है कि जो यहाँ पर जो इश्यूज हैं, जो थ्रेटनिंग है, दैट्स नॉट क्वाइट ग्रूसम, और इसीलिए इन टाइप के फिशिंग्स को हमें कंटिन्यू करना चाहिए इन एंड कंट्रोल मैनर। सो even though there is a lot of technicalities involving it, but the basic aspect is this that it is a non-selective fishing और इसके कारण it captures everything। और इसके कारण हम लोग प्रोटेक्टेड स्पीसीज को उसके जो प्रोटेक्शन है उसे हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन बेन्ड इन सेवरल कोस्टल स्टेट्स। विद दैट, नाउ लेट्स मूव to our next aspect, that is on the issue of genetically modified mustard। अब यहाँ पर जो genetically modified mustard है, it has been a very controversial topic। There's a lot of debate, there's a lot of political campaign revolving it। But as an UPSC aspirant, let me again warn you guys, इनमें जितने भी political debates हैं, जितने भी bias radical views हैं, उसे हमें नहीं रखना। As an mains aspirant, in your mains answers you shouldn't be keeping any kind of radical views, you should be unbiased in your approach। So let's take an unbiased and clarified approach here। So the first basic thing that you need to understand कि first of all कि genetically modified crops होते क्या हैं। So genetically modified crops वैसे crops होते हैं जिसमें हम जो genes हैं उनको हम artificially modify करते हैं। अब इसमें अगर आप इंसर्ट करते हो देन ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। अगर आप किसी भी जीन्स को हटाते हो देन ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, या किसी और दो जीन्स को मिक्स करके आप कुछ और बनाते हो देन ऑल्सो सच एन क्रॉप इज नॉन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड। सो इन आइदर ऑफ द केसेस, आइदर यू आर इंसर्टिंग इट or you are taking it outside or knocking it off, or if you're mixing two types of genes from two specific organisms and you're creating an crop, then also it is a part of genetic modification itself। अब इंडिया में India has earlier approved the commercial cultivation of only one genetically modified crop जिसे हम कहते हैं BT cotton। और ये जो BT cotton है, BT cotton was something जो कि again a lot of controversy was created at that time। बट सिमिलर कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं, सिमिलर डिबेट्स जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड्स के टाइम पे भी ग्रो कर रहे हैं। सो अगेन लेट्स कम टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड? सो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो कि एज ऑफ नाउ कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जा रहा है, उसका टेक्निकल नेम इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, दैट इज DMH11। और ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है। ट्रांसजेनिक मतलब यहाँ पर वो प्लांट्स होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा जीन्स हम किसी और स्पीसीज से लेते हैं और उसे हम इस प्लांट के जीनोम में ऐड करते हैं, और इस टाइप के जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बने हुए प्लांट्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इसमें दो एलियन जीन्स या दो बाहर के जीन्स फ्रॉम अनदर स्पीसीज को हमने ऐड किया है। और ये कौन से जीन्स हैं? These are the genes named as Barnase and Barstar, जो कि हमने एक soil bacterium से हमने isolate किया है, and those genes has been inculcated in the GM mustard। और इसीलिए ही GM mustard में हमने काफी सारे varieties को include किया। फॉर एग्जाम्पल जो बार्नेस जीन था that was from an variety known as Varuna, जबकि जो बस्टर जीन था that was from an European variety known as early Hera 2 mutant। और इन दोनों के जीन्स को हमने ऐड ऑन किया है, हमने इनकलकेट किया है इन अवर न्यू ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक मस्टर्ड प्लांट नॉन एज DMH11। अब जब भी आप इस टाइप के जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जब भी आप नए टेक्नोलॉजीज करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हियर। अब देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो द फर्स्ट एडवांटेज इज ऑब्वियस, आप इंक्रीज कर सकते हो, क्या यील्ड इंक्रीज कर सकते हो। इनफैक्ट आप
विथस्टैंड भी कर सकते हो चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मान लीजिए कि यू हैव एन प्लांट, बट इस प्लांट को अगर उसे ग्रो करना है, सो इट नीड्स एन टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर ऑफ लेट्स से रेन ऑफ समथिंग स्पेसिफिक अमाउंट। बट क्लाइमेट चेंज के कारण हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए, हो सकता है कि रेन या प्रेसिपिटेशन जो है वो कम जाए। सो इन दैट केस दिस प्लांट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बट इस प्लांट को हम लोग अगर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, इसके जीन को हम एडिट करते हैं, सो ये प्लांट को हम इस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हैं कि इट वुड बी एबल टू ग्रो इवन इन 40 डिग्री सेल्सियस, या कम पानी से भी वो ग्रो कर सकता है और यील्ड दे सकता है। सो इंक्रीजिंग यील्ड एंड withstanding the challenge of climate change is the most important one. At the same time, जब increase करोगे yield, you are making sure that the food security is stabilized, food security is ensured. At the same time, आप क्या कर सकते हैं, आप reduce कर सकते हैं pesticides के uses या herbicides के uses. For example, let's take the case of BT cotton. अब ये जो BT cotton था, generally cotton में काफी सारे pests थे जो कि इन्हें अटैक करते थे और इसके कारण जो yield है, yield कम हो जाता था। बट बीटी कॉटन में हमने ऐसे जीन्स डाले हैं जिसकी वजह से आपको पेस्ट की जो ग्रोथ है, पेस्ट की ग्रोथ वो काइंड ऑफ रोक देते हैं, पेस्ट के साथ वो compete करते हैं, और इसीलिए बीटी कॉटन ग्रो करते वक्त आपको पेस्टिसाइड्स नॉर्मल कॉटन के कंपैरिजन में काफी कम डालना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई यू आर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, एंड व्हेन यू आर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड यू आर इंक्रीजिंग द एनवायरमेंट्स एडवांटेज। सेम टाइम आप उसकी जो एबिलिटी है टू बी प्रोड्यूस फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट, ये भी आप इनकलकेट कर सकते हैं थ्रू द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। द सेम टाइम जैसे हर एक टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेजेस होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का भी काफी सारे डिसएडवांटेजेस या कॉन्स हैं। Let's see, the first disadvantage is the manipulation of the seed course. जब इस टाइप के जेनेटिक मॉडिफिकेशन जनरली करते हैं, इट इज डन बाय द R&D और सम मल्टीनेशनल कंपनीज। ये मल्टीनेशनल कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग करते हैं, और क्योंकि उन्हें R&D में लगाया हुआ पैसा उन्हें चाहिए, दे नीड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं कि वो मैनिपुलेट करते हैं सीड कोर्स। हो सकता है कि गूगल जैसे बड़े कंपनीज या बिग बिग बिलियन कंपनीज काइंड ऑफ बन जा रहे हैं, और वो किसी भी कॉम्पिटिटर को आने से वो मना करें या वो प्रीडेटरी प्राइसिंग करें, और इसकी वजह से कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं आ पाएगा। और अगर कॉम्पिटिटर ना आ पाए तो जो सीड का मार्केट है दैट वुड बी मोनोपोली, एंड अगर मोनोपोली है तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंगली, एंड दैट इज द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू, जब इन टाइप के कंपनी सीड्स बनाते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, दे मेक श्योर कि वैसे सीड्स बनाए जो कि रीप्लांट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपने सीड्स खरीदे एंड यू प्लांट एन ट्री, यू प्लांट एन प्लांट, और इसके बाद इससे निकलते हुए सीड्स को आप वापस रीग्रो नहीं करा सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से वो मॉड्यूलेट करते हैं कि वो आप रीपॉपुलेट ना कर पाए, उसमें प्लांट्स ना कर पाए, क्योंकि अगर आप रीप्लांट करोगे तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वुड बी डिक्रीज फॉर दिस कंपनी, और इसीलिए वो रीप्लांटेशन को रोक देते हैं, और रीप्लांटेशन को रोकने की वजह से मैनिपुलेशन और बढ़ सकता है। At the same time, you're decreasing species diversity. जब आप इस तरीके से पेस्ट रेसिस्टेंट आप प्लांट्स बनाते हो, सो यू डिक्रीज दी स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ दिस पेस्टिसाइड, क्योंकि इसके पास जो पेस्ट हैं, पेस्ट जो हैं वो काइंड ऑफ वो अपना फूड नहीं ले पाएंगे, जब फूड नहीं ले पाएंगे दे वुड बी वाइप्ड आउट। और ये जो फूड चेन है, फूड चेन में पेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस इज क्वाइट हाई, और पेस्ट जो है फूड चेन से वो निकल जाएगा। दैट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड यू आर डिस्टर्बिंग द फूड चेन ऑल्सो। सेम टाइम आप वायलेट कर रहे हो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स की इंट्रिंसिक वैल्यूज का, आप उनके वैल्यूज, आप उनके इंपॉर्टेंस को अनदेखा कर रहे हो, उसके बाद यू आर मेकिंग सच चेंजेस ताकि ह्यूमन लाइफ के लिए सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस हो, यू आर नॉट लुकिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। एंड द लास्ट इज द कंप्लीट कॉन्सिक्वेंस इज स्टिल नॉट नोन, और इसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का आज का आर्टिकल भी है। सो सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको जब पता ही नहीं कि कंप्लीट कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, हो सकता है कि अगर हमने स्टे ना लगाया हुआ और आप कमर्शियली उसे एक्टिवेट करते हो, कमर्शियली आप कल्टीवेट करते हो, और जो चेंजेस होंगे, चेंजेस इरिवर्सिबल होंगे, आप उसे रिवर्स नहीं कर पाओगे, देन इन दैट केस कौन कल्प्रिट होगा, कौन बर्डन उठाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द केसेस एंड ऑल अराउंड द जेनेटिक मैनिपुलेशन और जेनेटिक मॉडिफिकेशन। एट द सेम टाइम जब भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द GEAC, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। सो व्हाट इज दिस कमिटी?
So ये kind of statutory body है, that means it has been formed by an act of parliament. कौन सा act है यहाँ पर? That is the Environment Protection Act of 1986. और इसके तौर पर हमने एक कमिटी बनाया नॉन एज GEAC, जो कि एक करंट नेम है. इससे पहले इट वाज हैविंग अ डिफरेंट नेम. सेम टर्म ये देखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. सो ऑब्वियसली इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इट इज चेयर्ड बाय द स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और को चेयर भी होता है, दैट इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब इसके फंक्शंस की बात करें, सो सम ऑफ द फंक्शंस आर क्वाइट ऑब्वियस. फर्स्ट वन इज अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज. ऐसे एक्टिविटीज जहां पर लार्ज स्केल यूज हो हजार्डस माइक्रोब्स का या रिकॉम्बिनेंस का यूज हो इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, तो उसमें जो अप्रेजल है, जो अप्रूवल है, दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम दी GEAC. सेम टाइम जो प्रपोजल्स हैं रिगार्डिंग द यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, उनके ऑर्गेनिजम्स, उनके रिलीज ऑन द एनवायरनमेंट, उनकी कमर्शियल प्रोडक्शन, इन सब चीजों में भी जो प्रपोजल्स हैं, प्रपोजल्स को एक्सेस करते हैं, एट द सेम टाइम उसे अप्रेज करते हैं GEAC. इसके साथ साथ वो इन टाइप के अगर कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स है जो कि रिस्क कैटेगरी 3 या उनसे ज्यादा के हों, तो उन टाइप के ऑर्गेनिजम्स का, इवन दो इट नॉट बी एन लार्ज स्केल प्रोडक्शन या लार्ज स्केल लोस, बट उसके बावजूद भी अगर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मॉडिफाइड हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को रिस्क कैटेगरी में जो कैटेगराइज करते हैं, अगर वो रिस्क कैटेगरी 3 से या उससे ज्यादा के हों, देन ऑल्सो उनके रिलेटेड इंपोर्ट, उनसे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यूसेज, रिसर्च, इन सब चीजों में भी GEAC ही ओवरसी करता है. सेम टाइम अगर कोई बॉडी या अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इनके द्वारा लिए गए प्रपोजल्स, इनके द्वारा लिए गए एक्सेस या उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस के खिलाफ जाते हैं, देन उसके लिए प्यूनिटिव एक्शन लेने का भी पावर GEAC के पास है. तो GEAC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, और इसका जो रिकमेंडेशन है इट इज मैंडेटरी, पर्टिकुलरली जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कमर्शियली यूज करना चाहते हो. एंड दैट इज व्हाई GEAC इस टॉपिक में, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के टॉपिक में भी काफी इंपॉर्टेंट है. विद दैट, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the use of National Institutional Ranking Framework. The second question is on the IBC, that is the Insolvency and Bankruptcy Code. Again, both these topics are based on current affairs, और इनके जो explanations हैं along with the answers would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. As well as जो PPT है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF, you will get a link in the video's description. So stay tuned for more content. Thank you. See you tomorrow.